फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है त्रासदी की सुरंग और सत्ता का उल्लास। कोरोना संक्रमण के बाद और खासतौर पर लॉकडाउन लागू करने के बाद सत्ता के गलियारों में या शासक वर्गों के बीच जो उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है वो अकल्पनीय है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी भयानक स्थिति होगी कि हमें घर में बैठे बैठे मजदूरों के, गरीबों के त्रासदी के असंख्य चित्र, असंख्य वीडियो देखने होंगे। ये जो मजदूरों के और गरीबों के जो त्रासदी के जो लगातार वीडियो हमारे विजुअल्स के सामने, हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, ये विजुअल्स अपने आप में कुछ मैसेज संप्रेषित कर रहे हैं। उन संदेशों को कायदे से डिकोड करा जाना चाहिए। और ये जो अभी विदेश से लौट रहे हैं लोग, उसे भी डिकोड करना चाहिए। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया कि जो लोग विदेश से लौट रहे हैं और भारत सरकार जिन्हें एयरपोर्ट से निकलने दे रही है, उन्हें घर क्यों जाने दे रही है। जो लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स में क्यों नहीं रखा जा रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वे लोग सीधे घर जाएंगे, और अगर घर जाएंगे तो सरकार उनके घर जाने की व्यवस्था करे। ये किस खुशी में एयरपोर्ट उतरने के बाद में 10-10 हजार रुपया, 12-12 हजार रुपया, 8-8 हजार रुपया भाड़ा देंगे बस में चढ़ने का, टैक्सी में चढ़ने का। नहीं, इसका मतलब यह है कि यह कोरोना के द्वारा जो पैदा की गई जो एक ऐसी भयानक स्थिति है, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। यह संभव नहीं है कि टैक्सी वाला जो आपसे 10,000 रुपया वसूल कर रहा है एयरपोर्ट से नोएडा जाने का, वो सरकार की परमिशन के बिना कर रहा है। यह तो सीधे सीधे लूट है, और यह तो उनके लिए आनंद का क्षण है। मेरे आपके लिए, जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए कोरोना की स्थिति एक ट्रेजेडी की स्थिति है, पीड़ा की स्थिति है। लेकिन जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो शासक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए तो यह आनंद का समय है कि यानी जो टैक्सी फेयर 700 रुपए, 800 रुपए, मैक्सिमम 1000 रुपए होता था, उस टैक्सी फेयर को बढ़ा नहीं, यह नहीं होना चाहिए। यह गलत हो रहा है। इसका आप लोग सोशल मीडिया में लिखकर प्रतिवाद करें, क्योंकि आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि जो नीचे एक नेटवर्क बना है लुटेरों का, उस लुटेरों के नेटवर्क के साथ में सरकार का और पुलिस का गहरा गठबंधन है। एयरपोर्ट से घर जाने के, प्रत्येक इलाके में जाने के दिल्ली में पहले से रेट फिक्स हैं। वो रेट सस्पेंड नहीं हुए। पुलिस की, ये दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो फिक्स रेट पर लोग घर जाएं। अरे इमरजेंसी है तो हो सकता है कि आप 10% ज्यादा ले लें, लेकिन 10 गुना ज्यादा भाड़ा। इसीलिए मैंने सुबह यह टॉपिक चुना कि एक तरफ कोरोना की ट्रेजेडी है और दूसरी तरफ जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है और सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं
उनके अंदर एक उल्लास है कि यह एक बहुत ही अच्छा मौका है कमाई का, बड़ी कमाई का अच्छा मौका है। यह चीज हर हालत में रुकनी चाहिए। हमारी सरकार से अपील है कि यह चीज हर हालत में रुकनी चाहिए। ट्रेन में जो भाड़े बेवजह कई गुना ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं, वो तत्काल रोके जाने चाहिए। आप ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। आप सामान्य एक्सप्रेस गाड़ियां चला रहे हैं, और सामान्य एक्सप्रेस गाड़ियों में आप तिगुना भाड़ा वसूल कर रहे हैं। किस लिए वसूल? जनता को भी यह चीज समझनी होगी कि मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, वो लोगों को लूट का खुला अवसर दे रही है और खुद सरकार लूट रही है। और ट्रेन के टिकट के जो अतार्किक ढंग से बढ़े हुए दाम हैं, वो इसका प्रमाण है। हमें इसका प्रतिवाद करना चाहिए। मैं स्वयं इसका प्रतिवाद करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि वे बढ़े हुए भाड़े न लें, लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। ये जो एयरपोर्ट से उतरने वालों के भाड़े का दाम, रेलवे के भाड़े का दाम, मजदूरों के पैदल लौटते हुए अपने घर लौटते हुए जत्थे, रास्ते में उनके तमाम किस्म की दुख भरी कथाएं जो सैकड़ों वीडियोस के जरिए इंटरनेट पर अभी फैली हुई हैं, वो क्या चीज कहती हैं? वो चीज कहती हैं कि अब सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। वो ये कहती है कि भगवान नाम की और भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। लोग असहाय हैं एकदम। आपके लिए महाबली होंगे, बीजेपी के लोगों के सरकार के लिए महाबली होंगे वो, लेकिन आम नागरिक के लिए वो अभी सबसे मुश्किल पैदा करने वाले लोगों में से हैं। आप कल्पना कीजिए, जो आदमी एयरपोर्ट उतर रहा है, वो एयरपोर्ट उतरते ही वो टैक्सी अगर लेगा तो 10,000 रुपया भाड़ा। नहीं नहीं, ये चलेगा नहीं। ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य है। इसको किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी लॉजिक से स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो तमाम, उस मैसेज का एक ही अर्थ है कि हमारे समाज में विवेकवाद का अंत हो चुका है। हमने रैशनल ढंग से सोचना, आचरण करना एकदम बंद कर दिया है। मैं लगातार फेसबुक पर लिखता रहा हूं ये चीज। उस समय लोगों को एकदम अटपटी लगती थी कि जगदीश्वर जी एकदम पागल हो गए। मैंने बार बार लिखा है कि मोदी सरकार का मतलब है एक विवेकहीन सरकार, नो लॉजिक। और अभी वो चीज हर विजुअल्स के साथ में आप देख सकते हैं। आप इंटरनेट क्लिक कीजिए, आप फेसबुक क्लिक कीजिए, आपको सैकड़ों ऐसे विजुअल्स मिलेंगे। और नहीं तो आप रेलवे की टिकट के लिए क्लिक कीजिए, कितने में टिकट कटी है। यानी अभी इस समय अगर मुझसे पूछा जाए तो अविवेकवाद, तर्कहीनता अपने चरम पर है। और इसका शिकार कौन हो रहा है सबसे ज्यादा? इसका शिकार वे लोग हो रहे हैं जो कि गरीब हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अपर क्लास के लोगों के ऊपर, अमीरों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी सरकार ने सबसे पहले जब जनवरी में 30 तारीख को जब पहला कोरोना का पेशेंट के बारे में पता चल गया, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद लगातार इन्होंने विदेश से नागरिक आने दिए और उन्हें एकदम अबाधित तौर पर देश में जाने दिया। और आज सारे देश को एक नरक में फेंक दिया है। और अभी भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको वो क्वारंटाइन सेंटर्स में नहीं भेज रहे, उनको घर भेजेंगे। उनके घर पे लड्डू रखे हुए हैं खाने के लिए। यह कैसे हो सकता है कि विदेश से, आप जानते हैं कि जो विदेश से आ रहा है उसके साथ में मुसीबत आ रही है और आप उसे जाने दे रहे हैं।
अरे आप तो एक किसी कोरोना के पेशेंट को घर से नहीं निकलने देते, आप रोड पर नहीं निकलने देते, अभी एयरपोर्ट से, हवाई अड्डे से निकाल के आप उसे शहर में जाने दे रहे हैं। अविवेकहीन, मतलब चरम सीमा है। क्यों? क्योंकि आपने तय कर लिया है, मैं पिछली बातचीत में भी कह चुका था, मैं अब फिर उसे शेयर कर रहा हूं, आपने तय कर लिया है कि आप लोगों की मुसीबत को अपने मुनाफे में बदलना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चलेगा नहीं, ये एकदम नहीं चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने जो चीज मुझे कम्युनिकेट की है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसे। कम से कम चूंकि भारतीय समाज के जो बिंब चित्र हम देख रहे हैं आपस में, जो खबरें हमारे कान तक पहुंच रही हैं, जो पीड़ा के वीडियोस हमारे आंखों से गुजर रहे हैं, उसने एक चीज तो बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत में मनुष्यता का अंत हो चुका है। और मनुष्य की जो पूर्ण स्वतंत्रता की हम बात करते थे ना, वो पूर्ण स्वतंत्रता नाम की अब कोई चीज नहीं है। होगा संविधान कहीं, जनता मर नहीं रही है, लेकिन जनता को त्रासदी में फंसा दिया गया है। अब हर व्यक्ति ट्रेजेडी देखने के लिए या ट्रेजेडी भोगने के लिए अभिशप्त है। सवाल यह है कि ये जो इतने ट्रेजेडी के रूप, इतनी दिन भर की घटनाएं जो हमारे बीच में घट रही हैं, रोज घट रही हैं, जो लेखक, कलाकार, साहित्यकार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे आर्टिकुलेट करें, गद्य लिखें, पद्य लिखें, फेसबुक लाइव दें, अपने वीडियोस बनाएं, इसे रिकॉर्ड करें, इसको दर्ज करें इतिहास में। कलाकारों का काम यही है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका काम यही है कि वे बोलें, उनके सामने जो ट्रेजेडी घट रही है उसे अपनी भाषा में और अपनी विचारधारा में आर्टिकुलेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आर्टिकुलेट नहीं किया और समय निकल गया। आप घर में हैं, बहुत समय है आपके पास, आपके सामने दो ही चॉइस हैं, भारतीय जनता की त्रासदियों को स्मृति में रखेंगे या मोदी को रखेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जनता की त्रासदी को स्मृति में रखिए। जनता की जो इतनी भयानक त्रासदियां घट रही हैं, उन्हें अपनी मेमोरी का और मोदी को अपनी स्मृति से खदेड़ कर बाहर कीजिए। सरकार जाएगी तो जाएगी, जब जाएगी जाएगी, लेकिन आपकी स्मृति से तो मोदी जाना चाहिए। आपकी मेमोरी का राज आपका राज है, वहां सरकार का शासन नहीं चलता। आपकी कलम में आपका राज है, आपका शासन है, आपकी कलम होने चाहिए। तो हमारे सामने दो ही ऑप्शन हैं, जनता की त्रासदी की स्मृतियां या मोदी की स्मृतियां। जनता के दुखों के आख्यान या मोदी के आख्यान, कौन सी चीज चुनना चाहते हैं आप? मैं अपने सभी फेसबुक फ्रेंड्स से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे लगातार ये जो त्रासदी के बिंब आ रहे हैं, चित्र आ रहे हैं, जो घटनाएं आ रही हैं, उनको लिखें। और सारा सोशल मीडिया, सारा जितना भी आपको वर्चुअल में जगत मिल रहा है लिखने के लिए, आप उसे भर दें। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं, सरकार की हम आलोचना करेंगे। सरकार खुलेआम गलत कर रही है, सरकार खुलेआम नियम तोड़ रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको आर्टिकुलेट करें, हम कहें, हम सिर्फ देखें नहीं। मैं पहले भी फेसबुक पर कई बार लिख चुका हूं कि हम एक ऐसे संसार में फंस गए जिसमें हम सिर्फ दर्शक होते हैं।
हमें दर्शकों के संसार से निकलना है और हमें एक नागरिकों का संसार बनाना है जिसमें कि नागरिक बोलते हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं। आप 5 मिनट के लिए ही सही लाइव पर आइए, अपने 10 दोस्तों से ही बात कीजिए, लेकिन फेसबुक लाइव पर आइए और कहिए कि आपका दर्द क्या है। आप पूरे फेसबुक को, सोशल मीडिया को भर दीजिए जनता के दर्द से। भाजपा के लोग और सरकार के लोग तरसे उन बिंब को देखने के लिए कि कहां मोदी है। आप मोदी को सोशल मीडिया से एकदम खदेड़ कर बाहर कर दीजिए। गैर जिम्मेदारी की भी एक हद होती है। आज मुझे अगर कोई चीज घट गई, मैं घर से नहीं निकल सकता। आपने पूरे शहर की नाकेबंदी की हुई है, सील बंद किया हुआ है शहर, क्योंकि कुछ पेशेंट मिल गए। और ये हवाई जहाज से जो लोग उतर रहे हैं, इसमें कौन कोरोना का पेशेंट है, कौन नहीं है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, बिना जांच के आप शहर में छोड़ रहे हैं लोगों को। जाइए, अपने घर जाइए। यही विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। गैर जिम्मेदारी कहते हैं इसे। एक और चीज है जो कि इस बीच में दर्ज करनी चाहिए। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू है जो अभी नीचे घट रहा है, दूसरा पहलू और भी ज्यादा भयानक है। वो ये कि ये जो मालिक और मजदूर के बीच के रिलेशंस के बारे में जितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई थी शासक वर्गों की तरफ से, वो सारी बातें अब सारे मालिकों की पोल खुल चुकी है। कोई मालिक मजदूर का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कल तक जो ये कहते थे कि मालिक और मजदूर के बीच में चोली दामन का साथ है, आज वे लोग मजदूरों को एकदम बहिष्कृत कर चुके हैं। जितनी मीठी मीठी बातें कही गई थी ना मालिक मजदूर के संबंधों को लेकर, और मजदूरों को जितना थोथा ज्ञान दिया गया था, जिसके भ्रम में मजदूर जी रहा था, आज वो सारा ज्ञान काफूर हो चुका है। मालिकों का बर्बर और हृदयहीन चेहरा सामने आया है। और जो सबसे भयानक चीज सामने आई है वो ये कि मालिक और मजदूर के संबंध के बीच में खाली मजदूरी नहीं थी, बल्कि एक अमानवीयता भी थी, जिसको आपने कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन अब मजदूरी बीच से हटी, अमानवीयता एकदम मुखर रूप में सामने आ गई। मजदूर बोलते नहीं थे, मजदूर झेलते थे और छुपाते थे। बारे में यथार्थ इतना क्रूअल और इतना निर्मम होता है कि उसने मजदूरों के इस तमाम किस्म के छिपाने के प्रपंचों को, पाखंड को, तरीकों को एकदम एक्सपोज कर दिया है। और अब साफ दिखाई दे रहा है कि जो पूंजीपति है, जो कारखानेदार है, जो मालिक है, वो इनह्यूमन है। ये थ्योरी की चीज नहीं रही, अब प्रैक्टिस में दिखाई दे रही है। जिसे ये थ्योरी की चीज समझ में नहीं आती थी आज से 2 महीना पहले, वो बहुत अच्छे ढंग से समझ रहा है इस बात को। आपको भी समझना होगा कि हमारे बीच में जो मालिक और मजदूर के संबंध थे, वे अमानवीयता के आधार पर बने हुए थे। मजदूरी के बहाने, चूंकि उसे नौकरी करनी है आपके, इसलिए वो आपकी अमानवीयता के पहलुओं पर बोलता नहीं था। लेकिन अब तो वो पहलू सामने आ चुके हैं। मेरे सामने अभी भी 5 ऐसे कैपिटलिस्टों के चेहरे नहीं आए जिन्होंने अपने से कहा हो कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम मत जाओ। यही तो मार्क्स का दोस्त था, कार्ल मार्क्स का, जो उसने कहा था कि पूंजीपति जो है वो इनह्यूमन होता है।
इसीलिए कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायी हिंदुस्तान में पूंजीपतियों को, हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में पूंजीपतियों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब तो दर दर के भिखारी बना दिया उन्होंने। अब तो हर आदमी समझ सकता है इस बात को, कार्ल मार्क्स की बात को। जितना मार्क्सवाद आपने 2 महीने पहले पढ़ा होगा, उससे 10 गुना मार्क्सवाद इन 2 महीनों में सारी जनता को पढ़ा दिया गया है, सिर्फ आपने आर्टिकुलेट नहीं किया। चारों तरफ ट्रेजेडी ट्रेजेडी, सिर्फ ट्रेजेडी। हमने यह मान रखा था कि ट्रेजेडी हमारे सामने कभी नहीं आएंगी, नहीं आती थी। फैक्ट्री में आए दिन मजदूरों के साथ में अमानवीय बर्ताव होते थे, घटनाएं होती थी, मजदूरों का उत्पीड़न होता था, उनके शरीर को नुकसान पहुंचता था, लेकिन हम तक खबर नहीं पहुंचती थी। और हमसे यही कहा जाता था कि ये जो मजदूरों के हिमायती लोग हैं ना, ये झूठ बोलते हैं। अब तो दृश्य सामने हैं। ये मजदूर क्यों निकले? ये मजदूर क्यों असहाय बने? ये मजदूर क्यों मर रहे हैं? मालिकों के अमानवीय बर्ताव की वजह से, सत्ता के अमानवीय आचरण की वजह से। हिंदुस्तान की सत्ता मानवीय सत्ता होती, मनुष्य और मजदूर जो मेहनतकश है वो इसकी अगर पहली प्राथमिकता होती तो ये दुर्दशा ही ना होती। तो दूसरा पहलू जो सामने आया है, जो कि उद्घाटित हुआ है, वो ये कि मालिक मजदूर के संबंध अमानवीयता के आधार पर टिके हुए अमानवीय संबंध हैं, वो मानवीय संबंध नहीं है। और ये चीज एक्सपोज हो चुकी है। अब एक और चीज है जो कि बहुत ही जिसे कहेंगे ये पूरे सिस्टम की, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म के चरित्र के साथ जुड़ी हुई है। ये जो नया जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, जिसकी बार बार हिमायत की गई, बार बार ग्लोबल बनना है, अब कहा जा रहा है हमें लोकल बनना है। यही लोग थे ना, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने कांग्रेस का खुल के साथ दिया ग्लोबल बनने के लिए। नव्य आर्थिक उदारवाद का सबसे ज्यादा मुखर विरोध किया वामपंथियों ने, और सबसे बड़ी कॉस्ट दी उन्होंने। वामपंथी लगातार इलेक्शन हारते गए, लेकिन उन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़ा। क्या था सिद्धांत? क्या थी बात? कौन सी ऐसी चीज है जिस ग्लोबल कैपिटलिज्म में जो हमारे सामने आई है निकल के? अभी थ्योरी छोड़ दीजिए, क्या क्या किसने लिखा इसे छोड़ दीजिए, क्या क्या संसद में बोला उसे भी छोड़ दीजिए। सामने जो घट रहा है उसे देखिए खाली। सारी दुनिया में सुरक्षा और बचत नाम की कोई चीज नहीं है। जो आम जनता है उसकी 2 चीजें एक सिरे से गायब हो चुकी हैं। एक तो उसके पास में जो अपनी सिक्योरिटी थी वो खत्म हो चुकी है, और दूसरी उसकी जो चीज थी, उसकी जो बचत थी वो खत्म हो चुकी है। और खासकर वो मेहनतकश लोग जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने बचाया था, वो इस बीच में लॉकडाउन में खा चुके हैं। ये इटली के मजदूरों पर लागू होती है, ये चीज अमेरिका के मजदूरों पर भी लागू होती है, ये चीज हिंदुस्तान के मजदूरों पर भी लागू होती है। सो ग्लोबल कैपिटलिज्म ने जो चीज हमें दी, वो क्या दी? कि अब आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप मरने के लिए एकदम मक्खी मच्छर की तरह मरने के लिए आवश्यक हैं, और आपकी कोई बचत नहीं है। और दूसरी चीज जो मैसेज है, जो बहुत ही चिंता का मैसेज है, सारी दुनिया में कहीं पर कोई बगावत नहीं है, भारत में भी बगावत नहीं है। इतनी बड़ी तबाही मच रही है, लेकिन बस सब लोग अपनी गठरी संभालें और दौड़ रहे हैं। नेता हैं वो अपनी सुरंगों में अंदर घुसे हुए हैं। और एक अजीब सा जो है नाटकीय दृश्य परिदृश्य चल रहा है सामने। आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन लागू हुआ और लॉकडाउन लागू होते ही अचानक 12 करोड़ लोग बेकार?
सारी दुनिया में 26%, 30% बेरोजगारी एकदम जंप। क्यों भाई? अरे कम से कम 2 महीने तो रख सकते थे इन मजदूरों को, 3 महीने तो रख सकते थे। ऐसा भी क्या हुआ कि लॉकडाउन की आज घोषणा हुई और दूसरे दिन से बेकारी शुरू हो गई? और नाटकीय ढंग से ऐसी तकलीफें मजदूरों के जीवन में शुरू हुई जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। किसी मजदूर ने नहीं सोचा था कि वो 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 11 दिन, 12 दिन, 17 दिन साइकिल से चलकर, बॉम्बे से चलकर कलकत्ता जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। यानी एक अजीब स्थिति है ये। इधर लॉकडाउन की घोषणा हुई, उधर लोगों की नौकरियां गई, उधर कारखाने बंद हुए, इधर जो है पहाड़ मजदूरों के ऊपर गिर पड़ा। और इन तकलीफों में कुछ लोग जिंदा रहेंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। क- 30% के करीब बेरोजगारी अचानक। हाँ। अरे विश्व के पूंजीपति ताकतवर लोग हैं, कम से कम इतना तो हम सुनते कि चलो जो 12 करोड़ मजदूर हैं उनके लिए पैसा जो है धीरूभाई अंबानी का बेटा देगा। संभव है? उल्टा किया। उसने कहा जी मैं तो अपनी तनख्वाह नहीं लूंगा। अच्छा, अब मुकेश अंबानी अपनी तनख्वाह नहीं लेगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसने यह कहा कि अब हमारे यहां जो लोग काम कर रहे हैं उनकी 30% तनख्वाहें कटेंगी। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको जो और अभी आने वाली है। प्रदेश और दूसरी जगहों पर जो सोना जमा करके रुपया उधार देने वाली बैंकें थी, उनमें अचानक घटा है ये कि लोगों ने, जिन्होंने अपना सोना जमा करके लोन लिया था, वो अचानक अपना सारा पैसा वापस कर गए और सोना उठा के ले गए। अब वो सारी मुथ्थू फाइनेंस और दूसरी जो वित्तीय कंपनियां हैं वो अचानक नेगेटिव में चली गई। ये पिछले 4-5 दिन में हुआ ही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना के बैंक बंद थी, सब कुछ बंद था, तो ये अचानक लोगों के पास पैसा कहां से आएगा? वो पैसा जमा करके और अपना पैसा गहना उठा लेंगे। मैंने कल आपसे एक बात शेयर की थी कि पिछले 40-45 दिन में करोड़ रुपया लोन बांट दिया है, और वो बांट दिया है, वो सर्कुलेशन में आ गया है। हाँ। अब एक नई बात आई है हमारे बीच में, एक नया पहलू आया है। वो प्रधानमंत्री के भाषण में भी है, वो अभी नेताओं के भी उपदेशों में आ रहा है, वो सरकार के प्रोपेगेंडा में वो चीज आ चुकी है। अब एक बायो पॉलिटिकल डिसिप्लिन, शारीरिक राजनीतिक अनुशासन, और इस शारीरिक राजनीतिक अनुशासन के नाम पर चीजें धीरे 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 आपकी गर्दन की तरफ बढ़ रही हैं। और ये जो बायो पॉलिटिकल डिसिप्लिन जो अब आया है, क्यों आया ये अचानक इतने? अरे कोरोना का टाइम था, क्या करना चाहिए था इसकी मैं बाद में बात करूंगा। मैं ये जो अचानक कोरोना का संक्रमण आया, ये तो समझ में आती है, लेकिन संक्रमण से लड़ने के लिए क्या किया जाए? सरकार घबराई हुई है। सरकार घबराई हुई है कोरोना की वजह से जनता बगावत पर न उतर आए, जनता प्रतिवाद न करे। इसलिए यह शारीरिक राजनीतिक डिसिप्लिन लागू किया गया।
और शारीरिक राजनीतिक डिसिप्लिन के तौर पर आपके बीच में सबसे पहले लॉकडाउन लाया गया, क्योंकि जनता पर नियंत्रण रखना है। जनता अगर बगावत के लिए निकल गई तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम। ये जो चीज कही जा रही है वो सही नहीं है, मैं इनके इस पर्सपेक्टिव से सहमत नहीं हूं। अगर कोरोना संक्रमण से लड़ना है तो मुझे डॉक्टरों की जरूरत है, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है, मुझे मेडिकल है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो सरकार उनके पास पैसा पहुंचाए, इसकी जरूरत है। मुझे नियंत्रण की जरूरत नहीं है, लोगों के अधिकार छीने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया? सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने जनता को कहीं वो बगावत पर न उतर आए, तो उसने सबसे पहले नियंत्रण के कदम उठाए। और नियंत्रण के कदम उठाने के लिए कहीं कर्फ्यू लगाया, कभी लॉकडाउन लगाया, कभी सीमाएं बंद की, कभी मूवमेंट बंद किए, कभी सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग होती है उस पर पाबंदी लगाई। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं लोग बगावत न कर बैठे। वो कोरोना से लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी थी? महत्वपूर्ण चीज यह थी कि वे लोगों को दवा देते, वे लोगों को घरों पर जाके उनका ब्लड टेस्ट करते, उनका बुखार देखते, उनका कफ टेस्ट करते। अगर किसी के पास खाना नहीं है तो घर पर खाना पहुंचवाते। यानी कांस्टेबल आपके घर खाना लेकर नहीं आया, राशन लेकर नहीं आया। मैंने सुना है, अभी मैं जानता नहीं हूं एक्चुअल में क्या है, कि बंगाल में कम से कम ममता बनर्जी ने एक अच्छा काम किया कि उसने पूरा पुलिस बल लगा दिया और उसने गांव गांव सामान्य लोगों के घर राशन पहुंचवाया पुलिस के जरिए। यही काम पंजाब में सरकार ने किया और उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर। और जो केजरीवाल की महान सरकार है, वो जनता को कोरोना के संक्रमण के दौर में नियंत्रण की नहीं, मदद की जरूरत है। लोगों को दवा की जरूरत है, उन्हें जरूरत की चीजें घर पर मिलें, इसकी जरूरत है। लेकिन सरकार की इसमें दिलचस्पी नहीं है। सरकार की दिलचस्पी है कि कैसे नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि जनता बगावत पर न उतर आए। एक चूंकि एकेडमिक्स के लोग भी हैं यहां सामने, तो मैं उनके हित के लिए बोल रहा हूं। मैं ये मिशेल फुको की एक किताब है, डिसिप्लिन एंड पनिश। सत्रहवीं शताब्दी में प्लेग और दूसरी चीजों के महामारियों के आने के संदर्भ में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, वो मुझे अचानक याद आई। उन्होंने कहा कि ये जो जब इस तरह की महामारी आती है तो सरकार सिर्फ बगावत से डरती है, तो वो क्या काम करती है कि वह लोगों की निगरानी शुरू करती है और जबरदस्ती कानून लागू करती है उनके ऊपर। मिशेल फुको ने लिखा कि सर्विलेंस एंड रेगुलेशन, इन दो चीजों के मेथड का सरकार इस्तेमाल करती है, और ठीक यही हमारी सरकार ने किया। एक और व्यक्ति हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, यानी इस पूरे कोरोना के पीरियड में मैं देख रहा था, तो वो इटली के बहुत बड़े दार्शनिक हैं, जिंदा हैं अभी, जॉर्जियो अगम्बेन। जॉर्जियो अगम्बेन बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक और विद्वान हैं। कोरोना के पीरियड में इटली में इटालियन में, उनके लेख तमाम इटालियन में आए हैं। मैंने अभी अपने किसी दोस्त से कुछ बड़े कष्ट करके ट्रांसलेट करवा के कुछ चीजें पढ़ी उनकी। लगातार उन्होंने कोरोना को लेकर बहुत गंभीर लेख लिखे और बहुत आपत्तियां की हैं। जॉर्जियो अगम्बेन ने जो प्रश्न उठाए हैं
इटली के संदर्भ में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा महामारी है और हमारे यहां अभी फैल रही है और जा रहे हैं हम इटली की तरफ ही। जॉर्जियो अगम्बेन ने जो चीज सबसे महत्वपूर्ण उठाई है, क्योंकि ये जो महामारी को लेकर सबसे बड़े महत्वपूर्ण लेख उन्हीं के आए अभी तक, और वो हिंदुस्तान के, सॉरी इटली के ही नहीं, पूरे दुनिया के सबसे बड़े अभी दार्शनिकों में एक हैं, जॉर्जियो अगम्बेन। आप इंटरनेट पर जाइए, उनकी तमाम दर्जनों बढ़िया किताबें मिलेंगी आपको। जॉर्जियो अगम्बेन ने जो बात इटली के संदर्भ में उठाई है, वो है, वो और दूसरे देशों के संदर्भ में जहां पर कि ये चीजें आ रही हैं सही है, और ये समझने की जरूरत है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने अभी ताजा अपने लेख में एक में लिखा कि इटली में सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए जो कदम उठाए, कोट, वे कदम पागलपन भरे, अविवेकपूर्ण और पूरी तरह यथार्थ से कटे हुए हैं। उन्होंने महामारी के भय को महाभय में तब्दील किया है। यह तो सही है कि महामारी है, इससे सतर्क रहना चाहिए, लेकिन यह फियर, हर आदमी आतंकित है इससे। महामारी से लड़ने के लिए फियर की जरूरत नहीं है, बल्कि मानवीयता की जरूरत है और विवेक की जरूरत है, भय की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या किया कि मानवीयता और विवेक को एकदम अपदस्थ कर दिया फियर के जरिए। अब आप लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर से कहा जा रहा है हाथ मत मिलाना, गले मत मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को अगर आप वो क्लास आउटलुक से देखें, अगम्बेन ने यही रेखांकित किया है। अगर आप क्लास आउटलुक से देखें तो इसके गंभीर मतलब हैं। इससे और कंप्लीट अलगाव सामाजिक वर्गों में बढ़ेगा। ऑलरेडी दूरी बढ़ी है इस क्राइसिस में। हम एक दूसरे से दूर एकदम रहने लगे हैं, देखने लगे हैं, बात करने लगे हैं, पास नहीं आने देते। ऐसे लगता है वो आदमी आएगा तो बस हमें खा जाएगा, और वो आएगा नहीं तो बस सब कुछ ठीक है। कोरोना से लड़ने के लिए मानवीयता और विवेक की जरूरत है, भय की नहीं। ये जो फियर साइकोसिस लॉकडाउन के साथ शुरू की गई एक महाभय की राजनीति जो हमारे शासकों ने शुरू की, उसने जनता का बड़ा नुकसान किया है। ये जो पैनिक पैदा हुआ मजदूरों में, ये जो पैनिक पैदा हुआ कारखानेदारों में, छोटे कारखानेदारों में, ये पैनिक पैदा नहीं होता। जो चीज मानवीयता के जरिए, विवेक के जरिए आप हल कर सकते थे, आपने मानवीयता विवेक को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया, अपने जनता के बीच में सस्पेंड कर दिया। और क्या मैसेज दिया आपने? घर में रहो, दूर रहो, मिलो मत, पास मत आओ। ये सारे के सारे मैसेज अलगाव को कंप्लीट अलगाव में कन्वर्ट करते हैं। आपको याद हो, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी एक टीचर की, भयानक पोस्ट थी वो। मैं उस पोस्ट को पढ़ने के बाद में सो नहीं पाया सारी रात। एक शिक्षक अपने घर में जब कोरोना से पीड़ित हुआ तो वो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था, डॉक्टर 2 दिन तक नहीं आए। उसके घर में उसके बच्चे की पत्नी, उसकी खुद की पत्नी, कोई उसके पास जाके उसे खाना देने के लिए तैयार नहीं। सबके दिमाग में यही कि पास जाएंगे तो कोरोना हमें खा जाएगा। 2 दिन बाद, और एक कुत्ता था उसका शिक्षक के साथ, वो कुत्ता उस शिक्षक के पास बैठा रहा जिस कुत्ते को उसने पिछले 10-15 साल में पाला था। 2 दिन बाद डॉक्टर आए, उस शिक्षक को उठा के ले गए, कुत्ता उनके साथ साथ गया। जिस हॉस्पिटल में उसे डाला गया शिक्षक को,
वहां उसका ट्रीटमेंट हुआ और पता चला कि वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। वो ठीक होकर वहां से निकला, कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहा, परिवार का कोई आदमी नहीं गया, कुत्ता बैठा रहा। और वो आदमी जब निकला हॉस्पिटल से तो वो अपने घर नहीं गया। वो कहां गया किसी को नहीं मालूम। तो आपने फियर पैदा करके जो उसके सगे संबंधी हैं व्यक्ति के, उन सबको भी आपने उससे दूर कर दिया। मुझे जॉर्जिया अगमबेन की यह बात सही लगती है कि हमें इस क्राइसिस के समय विवेक का सबसे अधिक इस्तेमाल करना चाहिए और मानवीयता का सबसे अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। लगातार हो क्या रहा है, अगमबेन ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अब लगातार सरकार की तरफ से वे फैसले लिए जा रहे हैं जो हमारी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। और ये फैसले अल्टीमेटली जनता को ताकतवर नहीं बनाते बल्कि सरकार को ताकतवर बनाते हैं। तर्क दिया जा रहा है, लगातार तर्क आ रहा है। अभी हमारे यहां भी आ रहा है सरकार की तरफ से तर्क कि स्वतंत्रता का हनन, श्रम कानूनों का स्थगन, ये अब नया नॉर्मल है, इसके प्रति आप जागरूक बने और इसे मान लें। अगमबेन ने एक बहुत ही मार्के की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब लगता है सारी दुनिया में अब ये आतंकवाद को लेकर जो भय पैदा करते थे, एक जो हंगामा पैदा किया हुआ था, इस आतंकवाद अब चुक गया है। अब आतंकवाद को लेकर शासक वर्ग जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब वो इस कोरोना का इस्तेमाल करेंगे। और इस कोरोना के प्रसंग को वो किसी भी सीमा तक ले जा सकते हैं। कोरोना के संक्रमण की वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो आतंकवाद की वजह से कर सकते थे कि आतंकवाद का डर पैदा किया गया। हर चीज में आतंकवाद का डर पैदा किया, हर चीज के साथ में आतंकवाद को जोड़ा गया। अब आतंकवाद को कोरोना के भय के जरिए रिप्लेस कर दिया गया है। और जो चीज इस बीच में आई है वो कौन सी चीज है जिसका कि कल भी जिक्र किया था, आज भी थोड़ा सा एक दो बात मैं कहना चाहूंगा। ये जो निगरानी ऐप के जरिए निगरानी, अब ये सारी दुनिया बढ़ रही है। चीन ने शुरू की पहले, बाकी जगह गई, अब चीन एक दूसरी दिशा में जा रहा है और भी आगे जा रहा है। हमारे लोग उसका अनुकरण करेंगे। अब वो फेस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके साथ। क्योंकि हमारे जो शासक हैं वो, उनका आदर्श देवता कौन है? चीन। चीन में जितने भी अधिनायकवादी प्रयास लागू किए जाते हैं उनको ये पहले एडॉप्ट करते हैं। चीन में जो अच्छी बात है वो कोई एडॉप्ट नहीं करते। तो अगमबेन इस बात पर जोर देते हैं कि जो नई जो समस्या होगी वो ये कि अब निगरानी, सरकार की तरफ से निगरानी, सर्विलेंस, ये एक सरकार की सबसे बड़ी ताकत होगी और ये विध्वंसक भी होगी। इससे बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये जनता को गिनी पिग बना रहे हैं। अब गिनी पिग की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। कई जगह हुआ है, ये ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो पढ़ी है मैंने कि कुछ लोग अपने प्यार करते हुए पकड़े गए, कुछ सर्विलेंस करते करते ऐप के जरिए पहुंचे वहां। अगमबेन लिखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एक तरह से लग्जरी है, ये सिर्फ अमीर अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकते। इससे वर्ग विभाजन बढ़ेगा, वर्ग विभाजन घटेगा नहीं। 5 चीजें हैं जो इस बीच में उभर के आई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। मतलब ये जो कोरोना का टाइम है, इसमें जो पॉलिटिक्स, सिस्टम, कल्चर, सोसाइटी, इसमें कौन सी 5 चीजें आई हैं? मतलब इसमें हेजेमनी की राजनीति और ज्यादा ताकतवर बनी है।
यानी सरकार जनता के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने में अब और उसे अबाध अधिकार मिल गए हैं। जो मालिक लोग हैं उन्हें अपना वर्चस्व स्थापित करने के अबाध अधिकार मिल गए हैं। अब आप सोचिए, आप श्रम कानून तो स्थगित कर दिए गए 4 राज्यों में, तो मालिकों की तो पौवार है। सो पहला जो बिंदु जो उभर कर सामने आया वो है वर्चस्व, हेजेमनी। दूसरा यह है कंट्रोल, नियंत्रण। अब हर चीज पर सरकार का नियंत्रण है। राज्य सरकार के काम पर भी नियंत्रण है, केंद्र सरकार के काम पर भी नियंत्रण है, नागरिकों के काम पर भी नियंत्रण है, हर व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण है। थर्ड, निगरानी, सर्विलेंस। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लॉयटेशन। शोषण अब एकदम हाई जंप, एकदम ऊपर जाएगा। और फिफ्थ, जहां से मैंने बात शुरू की थी, जबरिया वसूली। अब आपको घर जाना है, एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो आप मजबूर हैं 10,000 रुपया देने के लिए टैक्सी वाले को। ये 5 चीजें, वर्चस्व, नियंत्रण और जबरिया वसूली, ये 5 चीजें एकदम पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल फिनोमिना की तरह ये अब हमारे बीच में स्थापित कर दी गई हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या कोरोना के लड़ने के लिए इन चीजों की जरूरत थी? किस चीज की जरूरत थी कोरोना से लड़ने के लिए? कौन सी चीज जरूरी थी? जरूरी थी दवाएं, जरूरी थे हॉस्पिटल, जरूरी था कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, अभाव है, तो उनको पैसा दिया जाए, उनको जरूरत की वस्तुएं दी जाएं। नहीं, जनता की मेडिकल और वित्तीय मदद की जाए। ये वर्चस्व, नियंत्रण, निगरानी, इन सब चीजों की तो जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने यह नहीं काम किया। आपने जनता की मेडिकल मदद नहीं की, आपने जनता की पैसे से भी मदद नहीं की। क्यों नहीं की आपने? क्यों नहीं की? आपको जब वोट लेना होता है तो आप मजदूरों की बस्तियों में जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में जाते हैं, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया प्रत्येक वोटर को बांटते हैं। लेकिन इस बार आपको हमने इस क्राइसिस पीरियड में मजदूरों के बीच में पैसे बांटते हुए नहीं देखा, दारू की बोतल बांटते हुए नहीं देखा। आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठाइए, इस पार्लियामेंट के इलेक्शन के आंकड़े उठाइए आप, कि झुग्गी झोंपड़ियों में और बस्तियों में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने पैसे बांटे, किस तरह से दारू बांटी। आप उसका डाटा उठाइए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। चुनाव में जीतने के लिए पैसा बांटना सार्थक लगता है आपको, लेकिन संकट के समय में पैसा नहीं देना चाहिए। एक बहुत ही मार्के की थ्योरी है शासक वर्गों की। वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी ये है कि किसी भी संकट के समय को गंवाना नहीं चाहिए, और ये संकट का समय था और इसे शासक वर्ग गंवाना नहीं चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है कि हमें इसे एक अवसर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे अवसर में? अवसर चीज जरूरी है। अवसर में बदलने के लिए पहली चीज जरूरी है कि मजदूरों की मदद न की जाए। अगर मजदूरों की मदद की गई तो आपको यह मौका नहीं मिलेगा, आपको वो चांस नहीं मिलेगा, वो अवसर नहीं मिलेगा जिस अवसर के लिए आप निकले हुए हैं। अगर आपने वोट के समय जैसे आपने किया था ना, मैं लेह लद्दाख गया था पता करने के लिए कि जिस लेह लद्दाख में बीजेपी का एमपी जीता वहां कोई हिंदू नहीं था, वहां मुस्लिम वोटर थे या बौद्ध वोटर थे। तो मालूम पड़ा कि बीजेपी के लोगों ने 1,500 रुपया पर वोटर बांटा है और कांग्रेस के लोगों ने 1,000 रुपया पर वोटर बांटा है। यानी वोटर के पास में पैसा पहुंच रहा है, और तमिलनाडु तो विख्यात है इसके लिए। लेकिन क्या कोरोना के टाइम में आपको पैसे बांटते हुए बीजेपी के लोग दिखाई दिए?
नहीं। क्यों? क्या दिक्कत थी? अगर इस समय पैसे बांटेंगे तो अवसर नहीं मिलेगा। किस अवसर की तलाश थी इनको? मोदी जी किस अवसर की तलाश कर रहे थे? मोदी जी इस अवसर की तलाश कर रहे थे कि नॉर्मल पीरियड में, पूर्व कोरोना पीरियड में, वे जिन नीतियों को लागू नहीं कर पाए, जिन नीतियों को संसद से पास नहीं करा पाए, आज उन्होंने उन तमाम नीतियों को बैकडोर से प्रशासनिक आदेश के जरिए लागू कर दिया है। संसद चल रही होती, विधानसभा चल रही होती, संभव था कि आप मजदूरों के कानून छीन लेते, मजदूरों के अधिकार छीन लेते। संभव था कि आप लोगों के ऊपर एक ऐप के जरिए जासूसी और निगरानी करते। संभव नहीं था। आपने देखा था ना, शाहीन बाग आंदोलन के देश में एक नागरिकता बिल पास किया था, आपके बिल्कुल भूस भर दिया था। आप जानते थे इस बात को। तो आपने संकट के समय आपने अवसर कौन सा चुना? आपने अवसर चुना वह कि जो नीतियां आप सामान्य दिनों में लागू नहीं कर पा रहे थे, अब आप इन दिनों में जबरदस्ती लागू करेंगे। और वो आपने किया, वो आपने किया। अब एक चीज देखिए, अब एक विजुअल देखिए, अब मेरे कहने से अब सोचिए थोड़ा सा। अभी तक आप अपने तरीके से सोचते रहे, 2 मिनट मुझे दीजिए अपने। आप यहां से सोचिए कि अभी जो सारे देश में, सारी दुनिया में परिदृश्य कौन सा दिखाई दे रहा है? सारी माने वो ट्रंप का जो पैकेज है, भारत में जो पैकेज है, और भी जगह जो पैकेज है, ये पैकेज जितने भी हैं, कौन सा परिदृश्य दिखाई दे रहा है? एक ही परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि पूंजीपति के उद्योग धंधे ठप हो गए। सिर्फ एक ही परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि पूंजीपति के उद्योग धंधे ठप हो गए, अनेक जगह नष्ट हो गए। तो क्या करना चाहिए? हेलीकॉप्टर से नोटों की वर्षा करो। फूल नहीं बरसा रहे वो आपको गलतफहमी है। वो डॉक्टरों पे फूल बरसा रहे थे, जी नहीं। वो अब हेलीकॉप्टर से नोटों की वर्षा कर रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना सीतारमण की आपने? वर्षा करने के पहले ही मैंने जैसे कि दिन में कल बताया आपको, 6 लाख करोड़ रुपया बांट चुके थे। किसके लिए बांट चुके थे वो? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? जी नहीं, जी नहीं। बार बार क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि हम करेंसी का, लिक्विड मनी का अभाव है ना, हम लिक्विड मनी छोड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक बार बार कह रहा है हम लिक्विड मनी छोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं बाजार में पैसा, पैसा ही पैसा होगा। अरे अरे कभी अक्ल के मारे हुए लोगों, कभी ये तो सोचो, आपके रुपए का दाम क्या है बाजार में? कोरोना के पहले क्या दाम था और आज क्या दाम है? आपके रुपए का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आप चाहे जितना करेंसी फेंकिए, नोट की वैल्यू तो हो, डॉलर की वैल्यू तो हो, आप चाहे जितना पैसा फेंकिए। पैसा फेंक के क्या पूंजीपति के वैभव को वापस ला सकते हो? जी नहीं। अब पूंजीपति, एयरलाइंस कंपनियां बंद। कोरोना के पहले की कंडीशन में एयरलाइंस कंपनियां लौट जाएंगी, कंस्ट्रक्शन कंपनियां लौट जाएंगी, क्या कार की फैक्ट्रियां लौट जाएंगी? क्या टूरिज्म लौट जाएगा कोरोना के पहले की अवस्था में? जी नहीं। क्या फिल्म और टीवी प्रोडक्शन कोरोना के पहले की अवस्था में लौट जाएगा? जी नहीं, जी नहीं। ये तो चौपट हो चुके हैं। आप चाहे जितनी नोटों की वर्षा कर लीजिए, चंगा नहीं होने वाले। अरे आप मुझे पैसे देंगे ना,
जनधन अकाउंट में 500 रुपए ही तो पहुंचेंगे, तो मैं उससे क्या कार खरीदने जाऊंगा? क्या कार का उद्योग, हवाई उद्योग, क्या टूरिज्म, क्या इससे चंगा होगा नोटों की वर्षा से? जी नहीं। पूंजीपति के नष्ट वैभव को आप वापस नहीं ला सकते। आप चाहे जितनी नोटों की वर्षा करें, आप अभी 6 लाख नहीं, आप अभी 50 लाख करोड़ रुपया जनता में फेंक दें, तब भी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं वापस आएगा? उसका मैं 1-2 कारण बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, अगर जैसे पहले युद्ध होते थे ना, तो युद्ध जब होते थे तो बम पड़ते थे, तबाही मस्ती थी, रेल ब्रिज उड़ गए, शहर उड़ गए, तमाम तबाही मस्ती थी। तो युद्ध जब शांत होते थे, युद्ध जब बंद हो जाते थे, तो नव निर्माण का काम शुरू होता था। बिल्डिंग बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो असर है और अटैक है, ये बिल्कुल जानते हो उस बम की तरह है जिसे लोग न्यूट्रिनो बम कहते हैं। रासायनिक प्रक्षेपास्त्रों के जरिए, रासायनिक बम के जरिए जो हमले किए जाते थे, जिसमें कि सिर्फ मनुष्य मर जाता था और बिल्डिंगें रह जाती थी, इमारतें रह जाती थी। ये वो वायरस है। अब लोग मर रहे हैं, लोग तबाह हो चुके हैं, बिल्डिंगें जैसी हैं वैसी रहेंगी, संसद जैसी है वैसी रहेगी, पुल वैसे ही रहेंगे, सड़कें वैसी रहेंगी, मॉल वैसे ही रहेंगे। तो अब बताइए मुझे, नवनिर्माण कहां से होगा जब कोरोना के बाद नॉर्मल सी आएगी? तो कंस्ट्रक्शन काम कहां होगा? युद्ध अगर हुआ होता और तबाही मची होती तो कंस्ट्रक्शन की संभावनाएं थी, लेकिन कोरोना के बाद तो कंस्ट्रक्शन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई बिल्डिंग गिरी नहीं है, कोई पुल नहीं उड़ा, कोई माल नहीं नष्ट हुआ, मॉल जो के त्यों बने हुए हैं। तो शहर, इमारत बचे हुए हैं और ये बचे रहेंगे। तो आपका कंस्ट्रक्शन उद्योग तो रिवाइव नहीं हो सकता। कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना पैसा डाल के कोशिश कर लीजिए, रिवाइव नहीं हो सकता। क्योंकि कोरोना का संकट जब खत्म होगा तो आपके पास में नया बनाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ बना हुआ है वो तो रहेगा। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? इसका अर्थ है किसी भी की रिकवरी नहीं होगी। यानी अगर बिजनेस में आपने 10 लाख करोड़ रुपए का लॉस आपको हुआ है, तो वो अब हुआ है, वो रिकवर नहीं हो सकता, कभी रिकवर नहीं होगा। रिकवरी तब होती है जब नवनिर्माण होता है, और यहां नवनिर्माण की कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। आप यहां से सोचिए कि क्या कोरोना के हटते ही हवाई अड्डे पे भीड़ होगी, टिकटें खरीदेंगे लोग, होटलों में वैसे ही जाएंगे लोग। ये जो शेख चिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि लोगों ने सुझाव दिए कि रेस्टोरेंट खोल दो, होटल खोल दो, गलत है ये गलत फहमी है। ये क्या नॉर्मल सी लौट आएगी? गलत फहमी है ये। सारे दुनिया के डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बाहर खाना न खाएं, आप घर में खाना खाएं। अगर आप बाहर खाना नहीं खाते हैं तो क्या ये साल भर, 1.5 साल अगर ये फिनोमेना चला, तो क्या होटल इंडस्ट्री रिकवर करेगी? नहीं करेगी। क्या होगा फिर? मैंने जो कल बात कही थी उसे मैं आज कैरी आउट करना चाहता हूं। आप तय मान लीजिए, जनता में प्रतिवाद होगा, जनता सड़कों पर निकलेगी, क्योंकि नवनिर्माण नहीं होने वाला, किसी चीज की रिकवरी नहीं होगी इसमें। और एक चीज और ध्यान रखें हम लोग, ये जो सरकार जो बांट रही है ना अभी उदारता से, कह रही है ना कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, उस दिन कहा 1,17,000 करोड़ का पैकेज शुरू में। ये जो सरकार जितना बांट रही है, रिजर्व बैंक कह रही है कि ये लिक्विड मनी हम फेंक रहे हैं। अरे आप जितना कर्ज ले रहे हैं वो कर्ज तो वापस देना होगा आपको। सरकार आपको जो कुछ दे रही है, जिसको कह रहे हैं वो उदारता है हमारी,
यह सारा इस जनता को वापस देना है, ध्यान रखें आप लोग। सरकार कूड़े के ढेर पे पैसा नहीं फेंक रही। यह उदारता नहीं है उसकी। वो जनता से पैसा वसूल करेगी। ये आपसे नहीं किया वसूल। जो बैंकों से मोटी रकम कर्ज लेकर भाग गए, उस पैसे को किससे वसूल किया? वो इस साधारण जनता से ही वसूल किया ना उन्होंने। तो जिसे वो उदारता कह रहे हैं, वो उदारता कुछ नहीं है, बल्कि इस पैसे को वो जनता से वसूल करेंगे। और ये तय है कि फिर जनता खड़ी होगी, जनता प्रतिवाद करेगी। आप करेंगे, आपका निगरानी और नियंत्रण का सिलसिला बढ़ेगा, तो यह तय मान लीजिए जनता का भी प्रतिवाद का सिलसिला बढ़ेगा। सिर्फ मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि आप शेर पर सवार हैं, शेर की सवारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोरोना की सवारी शेर की सवारी है, और यह शेर पलट के हमला भी कर सकता है। ये जो आप नियंत्रण कर रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि हां हमारे कंट्रोल में है सब चीजें और हम देख रहे हैं और हम सब संभाल लेंगे, जी गलत फहमी है आपको। ये शेर की सवारी है, और ये शेर कभी भी हमलावर हो सकता है। ये जनता कभी भी बगावत पर उतर सकती है। जनता ने समय समय पर इतिहास गवाह है, उसने बगावत की है। और बगावत करके ही उसने अपने ऊपर नियंत्रण को, अपने ऊपर थोपी गई तमाम किस्म की उन चीजों को जो कि उसके जीवन के लिए अनुपयुक्त थी, अप्रासंगिक थी, उनको उतार फेंका है। अंत में क्वारंटाइन को समाप्त करना आसान है, लेकिन अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण करना मुश्किल है। और यह मुश्किल उस समय और भी है जब आपके शासन में, सरकार में जन विरोधी सरकार बैठी हो, एक ऐसी सरकार बैठी हो जिसके पास में कोई दृष्टि ना हो, कोई नीति ना हो, जनता के प्रति कोई पक्षधरता ना हो। तो वैसी सरकार तो नवनिर्माण एकदम नहीं कर पाएगी। और वैसी स्थिति में जनता में निश्चित तौर पर प्रतिवाद उठेगा, जनता एकजुट होगी, क्योंकि जनता की दुख और उनका समाधान सिर्फ मानवीयता और विवेक के आधार पर मित्रता में है, सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं है। मानवीयता और विवेक के आधार पर पैदा हुई मित्रता एक दूसरे को निकट लाएगी। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर गरीब और अमीर के बीच की खाई पैदा की गई है, एक आम आदमी के साथ में, एक गरीब आदमी के साथ में मध्य वर्ग के लोगों का जो अलगाव पैदा किया गया है, जो कि सामने दिखाई। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम मित्रता बढ़ाएं, निकटता बढ़ाएं, विवेक से काम लें और उन तमाम चीजों को नजर रखें जो हमारे विवेक पर हमला करती हैं। और यहीं से विकल्प पैदा होगा, और यहीं से शासक वर्ग की तमाम किस्म की कुटिल चालों का अंत भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।